आरुष अभी भी चांदनी के रूम में किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। आरुष, आरुष, कहाँ है तू? जल्दी आ, चाय ठंडी हो रही है। मिस्टर सिंघानिया आरुष को आवाज देते हुए उससे बोलते हैं। मनीष जी की आवाज सुन आरुष, जो चांदनी के रूम में बनी बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था, बाहर आता है। हाँ डैड, क्या बात है? क्यों बुला रहे हैं मुझे? आरुष मनीष जी के पास आते हुए उनसे पूछता है। अरे चाय कब से रखी हुई है, ठंडी हो रही है, आकर पी ले। मनीष जी आरुष से बोलते हैं। मनीष जी की बात सुन आरुष चांदनी की ओर देखता है, जो मनीष जी की तरफ फेस किए हुए सोफे पर बैठी हुई थी। आरुष मनीष जी के पास ही आकर सोफे पर बैठ जाता है। चांदनी अब उसके सामने थी। वह सामने रखी कॉफी टेबल से चाय का कप उठा, चाय की एक सिप लेता है। आज कितने दिनों बाद उसे चांदनी के हाथ की चाय नसीब हुई थी। मनीष जी और चांदनी अभी भी बातें किए जा रहे थे। आरुष चुपचाप चाय का सिप लेते हुए एकटक चांदनी को देखे जा रहा था। चांदनी भी अपने ऊपर आरुष की नजरों को महसूस कर सकती थी, लेकिन वह मनीष जी के सामने कर ही क्या सकती थी। डैड, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाद में आपको लेने आता हूँ। आरुष अपने हाथ में फोन लिए हुए सोफे से उठता हुआ मनीष जी से बोलता है। मीटिंग कहाँ है तेरी और किसके साथ है? मनीष जी सिर उठाकर आरुष की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं। डैड, वह फॉरेन क्लाइंट है, उसके साथ मीटिंग है। आरुष मनीष जी से बोलता है। तो फिर मीटिंग तो ऑनलाइन ही करनी होगी, वीडियो कॉल पर तुझे? मनीष जी आरुष से पूछते हैं। अगर वीडियो कॉल पर ही मीटिंग करनी है तो तू यहीं कर ले, इसके लिए तुझे ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है? मनीष जी आरुष से बोलते हैं। मनीष जी की बात सुन आरुष चांदनी की तरफ देखता है, जो अभी भी मनीष जी की तरफ देख रही थी। डैड, ना तो यहाँ मेरे पास मेरा टैब है और ना यहाँ मेरा लैपटॉप, फिर मैं यहाँ कैसे मीटिंग अटेंड करूँगा? मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। आरुष मनीष जी से बोलता है। तेरे पास तेरा लैपटॉप नहीं है तो क्या हुआ, तू चांदनी के लैपटॉप से कर ले। मनीष जी आरू से बोलते हैं। अब दोनों ही चांदनी की ओर देख रहे थे। चांदनी अपनी तरफ दोनों की नजर पाकर हड़बड़ा जाती है। हाँ ठीक है, आप मेरे ही लैपटॉप से कर लीजिए। हड़बड़ाती हुई चांदनी आरू से बोलती है। मैं नहीं चाहती थी कि आरुष यहाँ और ज़्यादा देर रुके, लेकिन मनीष जी की बात को वह टाल भी नहीं सकती थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। सोफे से खड़ी होती हुई चांदनी मनीष जी से बोलती है और उठकर अपने रूम में जाने लगती है। यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं रूम में ही मीटिंग अटेंड कर लूँगा। आरुष चांदनी के रूम की तरफ बढ़ता हुआ बोलता है। आरुष की बात सुन चांदनी रुककर आरुष की तरफ देखती है। आरुष तेज कदम बढ़ाते हुए चांदनी के रूम की तरफ बढ़ चुका था और चांदनी वहीं खड़ी आरुष की तरफ ही देख रही थी। चांदनी बेटा, मैं भी थक गया हूँ, मनीष जी चांदनी से बोलते हैं। इस रूम में आप रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं डिनर तैयार कर देती हूँ। चांदनी एक दूसरे रूम की तरफ अपना हाथ उठा इशारा करते हुए मनीष जी से बोलती है। मनीष जी भी चांदनी के हाथ के किए गए इशारे की तरफ चलने लगते हैं। चांदनी एक दूसरे रूम में मनीष जी को लेकर जाती है और उन्हें बेड पर आराम करने के लिए बोलकर वापस अपने रूम में बढ़ जाती है। चांदनी का यह फ्लैट 2 BHK फ्लैट था, जिसमें 2 रूम और एक हॉल था। एक रूम में मिस्टर मनीष शुक्ला रेस्ट करने के लिए जा चुके थे और दूसरा रूम जिसमें चांदनी रहती थी, इस वक्त आरुष वहाँ था। चांदनी अपने रूम में पहुँचती है। आरुष चांदनी के रूम में रखे हुए स्टडी टेबल के पास लगी हुई चेयर पर बैठ उसका लैपटॉप खोल चांदनी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चांदनी रूम में पहुंचती है, आरुष जिसकी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, मुड़कर चांदनी की तरफ देखता है। इसका पासवर्ड क्या है? आरुष चांदनी से पूछता है। आरुष की बात सुन चांदनी लैपटॉप के पास पहुंच उसे अपनी तरफ घुमा पासवर्ड टाइप करने ही वाली होती है, तभी आरुष उसका हाथ पकड़ लेता है। पासवर्ड बता दो, मैं खुद टाइप कर लूँगा। आरुष चांदनी का हाथ पकड़े हुए चांदनी की आंखों में देखता हुआ बोलता है। आरुष की बात सुन चांदनी आरुष से अपना हाथ छुड़ाती है और सामने खड़ी हो जाती है। चांदनी अभी भी खामोशी से खड़ी थी और आरुष उसकी तरफ देखते हुए
उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। बताओ, क्या पासवर्ड है? कुछ देर इंतजार करने के बाद आरुष फिर से चांदनी से पूछता है। चांदनी कसमकस में पड़ी हुई थी। वह कैसे आरुष को पासवर्ड बताती, क्योंकि उसके लैपटॉप का पासवर्ड खुद आरुष का नाम ही था। मैं टाइप कर देती हूँ। फिर से लैपटॉप की तरफ झुकती हुई चांदनी आरुष से बोलती है, लेकिन आरुष लैपटॉप को टेबल की तरफ सरका चांदनी से थोड़ी दूरी पर कर देता है। क्यों? अगर मुझे बता दोगी तो क्या कुछ गलत हो जाएगा, या वह इतना स्पेशल है कि मुझे बता नहीं सकती? चांदनी को टोंट मारता हुआ आरुष उससे बोलता है। चांदनी अभी भी खामोशी से खड़ी बस आरुष की ओर देखे जा रही थी। बताओ जल्दी, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। आरुष लैपटॉप की तरफ देखता हुआ चांदनी से पूछता है। चांदनी बोलती है और रुक जाती है। आगे बोलो। आरुष चांदनी को रुका हुआ देख फिर से चांदनी से पूछता है। आर यू यस एच? चांदनी रुकते हुए आरुष को वह 5 डिजिट का पासवर्ड बता देती है। आरुष पासवर्ड सुनकर हैरानी से चांदनी की ओर देखने लगता है। यह तो उसी का नाम था, लेकिन चांदनी वहां से जा चुकी थी। चांदनी वहां से कब गई कि आरुष को एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन आरुष जिसके चेहरे पर अभी तक जो गुस्से का भाव था, अब उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। तो मैडम के दिल में कोई और नहीं है। आरुष अपनी उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलाते हुए धीरे से बोलता है। असल में कुछ दिन से आरुष को यह एहसास हो रहा था कि चांदनी उसके एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट को पसंद करने लगी है, क्योंकि अक्सर आरुष को चांदनी उस इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के साथ दिख जाती थी। चांदनी जब भी उससे बात करती थी तो हंसकर या मुस्कुराकर ही बहुत अच्छी तरीके से बात किया करती थी, और यह आरुष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन चांदनी की कही हुई बात कि वह सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह अगर उसके साथ पेश नहीं आया तो वह यह जॉब छोड़ देगी। इस वजह से आरुष चांदनी को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब आरुष को एहसास हो रहा था कि चांदनी सिर्फ उसी क्लाइंट से काम के सिलसिले में ही बातें कर रही होगी। उसके दिमाग में चांदनी और उस क्लाइंट को लेकर जो भी चल रहा था, सब बेवजह ही था। ये समझकर आरुष के दिल को तसल्ली मिल रही थी। डिनर करते हुए काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि आरुष की मीटिंग उसके फॉरेन क्लाइंट के साथ कई घंटे तक चली, जिसकी वजह से उन लोगों को डिनर करने में देर हो गई थी। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। डाइनिंग टेबल से उठते हुए आरुष मनीष जी से बोलता है। देख आरुष, रात बहुत हो गई है, तो मैं तो आज घर नहीं जाने वाला। तू अपनी माँ से बात करके कोई बहाना बना दे। मैं आज यहीं चंदू के पास ही रुकूंगा। बहुत दिनों के बाद मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मनीष जी अपनी प्लेट से खाने की लास्ट बाइट उठाते हुए आरुष से बोलते हैं। लेकिन डैड, आप यहाँ कैसे रुक सकते हैं? मनीष जी की बात सुन हैरानी दिखाते हुए आरुष बोलता है। क्यों? क्यों मैं यहाँ नहीं रुक सकता? यहाँ ये मेरी बेटी का घर है। क्यों चांदनी, मैं रुक सकता हूँ ना यहाँ? मनीष जी चांदनी की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं। हाँ अंकल, आप बिल्कुल रुक सकते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। इस फ्लैट में अकेले रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उदास होते हुए चांदनी मनीष जी से बोलती है, और अपनी आंखों की किनारों पर आए हुए आंसुओं को जल्दी से पोंछ मुस्कुराती हुई मनीष जी की ओर देखने लगती है। जानता हूँ चंदू, तू कभी भी अकेले नहीं रही है, और इस तरह से तुझे अकेले रहना पड़ रहा है। माफ कर दे चंदू, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। निराशा भरे हुए स्वर में मनीष जी नजरें झुकाए चांदनी से बोलते हैं। वहां का माहौल इस वक्त बहुत ही गंभीर हो गया था। अरे अंकल, आपने खीर तो खाई ही नहीं। मैंने आपकी ही पसंद की बनाई है, जैसा आपको पसंद है। खीर की बाउल को मनीष जी के सामने रखते हुए चांदनी बोलती है। तब तक उसकी नजर आरुष की प्लेट के बगल में रखी हुई खीर के बाउल पर जाती है। आप खीर नहीं खाएंगे? आरुष की तरफ देखती हुई चांदनी उसे पूछती है। चांदनी की बात सुन आरुष वापस से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खीर की बाउल उठा अपने हाथों में पकड़ लेता है। तब तक बाहर जोरों की बिजली कड़कने और बारिश की आवाज आने लगती है। अरे ये बारिश कैसे आ गई? अभी तो कुछ देर पहले मौसम बहुत साफ था। चांदनी बोलती है और चेयर से उठती हुई किचन की विंडो की तरफ बढ़ती है, जो कि खुली हुई थी और जिससे पानी की छींटे अंदर आ रहे थे। किचन की खुली विंडो को चांदनी बंद करके वापस डाइनिंग टेबल के पास आती है। चलो, मेरा तो हो गया, मैं चला सोने।
मनीष जी चेयर से उठते हुए बोलते हैं, अरे अंकल, आपकी मेडिसिन, आप इसे खा लीजिए फिर जाइए। प्लेट में रखी हुई मेडिसिन को मनीष जी के सामने करती हुई चांदनी उनसे बोलती है, अरे बेटा, आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेडिसिन की प्लेट को सरकाते हुए मनीष जी चांदनी से बोलते हैं, नहीं अंकल, यह तो खाना ही पड़ेगा। मनीष जी की तरफ वापस प्लेट सरकाती हुई चांदनी बोलती है, लेकिन ये दवाइयाँ आई कहाँ से? मैं तो लेकर नहीं आया था। मनीष जी चांदनी से पूछती है। उनके चेहरे पर इस वक्त हैरानी के भाव थे। आरुष चुपचाप चेयर पर बैठा हुआ खीर खा रहा था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह अंकल, रात काफ़ी हो गई थी। मुझे लगा घर जाकर आप फिर से मेडिसिन खाना भूल जाएंगे। इसलिए मैंने सिंघानिया मेंशन फ़ोन करके आपकी मेडिसिन का नाम पूछ लिया और फिर मैंने ऑनलाइन इससे मंगवा लिया। चांदनी मनीष जी से बोलती है। हमेशा खुश रहो बेटा। मनीष जी भावुक होते हुए चांदनी के सर पर हाथ रख उससे बोलते हैं और अपनी मेडिसिन का रूम में सोने चले जाते हैं। ऐसी ही तो थी चांदनी। जब से वह सिंघानिया फैमिली से आई थी, सबका ध्यान रखती थी, सबकी फिक्र थी उसे। आज भी वह वही कर रही थी। आरुष भी अपनी कार की लेकर डोर तक पहुंचता है। उसे इंतजार था कि बारिश भरी रात में शायद चांदनी उसे जाने से रोक ले, लेकिन चांदनी तो बस डाइनिंग टेबल से झूठे बर्तन समेटने में बिजी थी। उसने एक बार भी नजर उठाकर जाते हुए आरुष को देखने की कोशिश नहीं की थी। आरुष डोर पर खड़ा चांदनी को देखता है, लेकिन चांदनी का उसे इस तरह से इग्नोर करना उसे जरा भी पसंद नहीं आता। वह अपने हाथ बढ़ा डोर को खोल बाहर निकल जाता है और एक जोर की आवाज के साथ डोर को बंद करता है। अभी भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। उसे लगा था शायद डोर बंद करने की आवाज सुन चांदनी उसे रोकने आएगी। आरुष अभी भी डोर के बाहर खड़ा था और चांदनी के आने का वेट कर रहा था। इधर चांदनी डोर के बंद होने की आवाज़ सुन डाइनिंग टेबल से झूठे बर्तनों को समेट रहे अपने हाथों को रोक दरवाजे की ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में जो नमी थी, वह आप आंसू की बूंदें बनकर उसके गालों पर लुढ़क आई थी। वह नहीं चाहती थी कि इस तूफान भरी रात में आरुष यहाँ से जाए, लेकिन वह आरुष को यहाँ अपने पास रोककर उसकी तकलीफों को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। वह जानती थी कि वह जब से आरुष से दूर हुई है, आरुष कितनी तकलीफ में है। उसकी वजह से ही आरुष और उसकी मॉम का रिश्ता भी खराब हो गया है। वह आरुष को यहाँ रोककर उसकी उम्मीद और नहीं बढ़ाना चाहती थी। इधर आरुष कुछ मिनट वेट करने के बाद डोर को वापस खोलकर अंदर आता है और अंदर से डोर को लॉक कर अपने हाथ में पकड़ी हुई कार की कीज को सोफे पर फेंक चांदनी की तरफ बढ़ता है। आरुष को अंदर आया हुआ देख चांदनी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछती है और बर्तन को उठा किचन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन आरुष उसके पास पहुंच उसके दोनों कंधों को अपने हाथ से पकड़ लेता है। आरुष के इस तरह से पकड़ने पर चांदनी सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगती है। तुम मुझे रोक नहीं सकती थी? बाहर का मौसम कितना खराब है। इस तूफानी बारिश भरी रात में तुम मुझे ऐसे कैसे जाने दे सकती हो? सबकी फिक्र है तुम्हें, सिवाय मुझे छोड़कर। आरुष गुस्से भरी आवाज में चांदनी से पूछता है। छोड़िए मुझे। अपने दोनों कंधों को हिलाते हुए आरुष की पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई चांदनी आरुष से बोलती है। चांदनी की ये बेरुखी देख आरुष उसे छोड़ देता है। अपने कंधे से आरुष के हाथों को हटते ही चांदनी किचन में चली जाती है। आरुष कुछ देर वहीं खड़ा चांदनी को देखता रहता है, जो किचन में बर्तन साफ करने में बिजी थी। फिर वह लिविंग रूम में रखे हुए सोफे पर आकर बैठ जाता है और अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाल स्मोक करने लगता है। कुछ देर बाद चांदनी किचन से बाहर आती है और सोफे पर बैठे हुए स्मोक कर रहे आरुष पर एक नज़र डालती है। आरुष इस वक्त एक हाथ से स्मोक करते हुए दूसरे हाथ में अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए कुछ देख रहा था। चांदनी अपने रूम में चली जाती है। चांदनी के जाने के बाद आरुष सोफे से उठता है और अपनी कार की कीज ले नीचे पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी कार से कुछ सामान लेकर वापस चांदनी के फ्लैट में आता है। इधर मनीष जी अपने रूम में जाते ही गहरी नींद में सो चुके थे। कई दिनों के बाद उन्हें सुकून की नींद आई थी। इधर चांदनी अपने रूम में बेड पर लेटी हुई सिर्फ करवटें बदल रही थी।
नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ था, तो आरुष का स्मोक करता हुआ चेहरा। उसे इस वक्त बहुत बेचैनी हो रही थी। वह बेड पर उठकर बैठ जाती है और बेड पर पिलो के बगल में रखे हुए अपने फ़ोन को उठा उसमें टाइम देखती है। रात के 2 बज रहे थे। उसे रहा नहीं जाता, वह उठकर डोर के पास आती है और बड़ी ही धीमी आवाज़ में डोर को खोल धीमे कदमों से चलती हुई लिविंग रूम में आती है। लिविंग रूम में इस समय डिम लाइट जल रही थी। उसे डिम लाइट की रोशनी में चांदनी देखती है। आरुष टेबल पर झुककर कुछ कर रहा था। आरुष क्या कर रहा है यह उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे वह आरुष के करीब आती है, वह देखती है आरुष ड्रग लेने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर चांदनी के दिल की धड़कन और जोर से धड़कने लगती है। आरुष ड्रग्स इनहेल कर लेता उससे पहले ही चांदनी जल्दी से आगे बढ़ती है और टेबल पर रखे हुए पाउडर को अपने हाथ से फर्श पर गिरा देती है। चांदनी के ऐसा करते ही आरुष, जो कि टेबल के पास ही घुटनों के बल बैठा हुआ था, गुस्से में चांदनी के सामने खड़ा होता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। यह क्या किया तुमने? गुस्से भरी आवाज में आरुष चांदनी से बोलता है। अब तक तो मैंने सिर्फ दूसरों के मुंह से सुना ही था कि आपने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ था। आज अपनी आंखों से भी देख लिया। घुटी हुई आवाज में चांदनी आरुष से बोलती है। असल में चांदनी ने कई बार ऑफिस में आरुष के ड्रग्स लेने की बारे में सुना था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ था। उसे लगा था कि यह सिर्फ अफवाह ही है, लेकिन आज उसने खुद आरुष को ड्रग्स लेने की कोशिश करते हुए देखा था। मैं ड्रग्स लूं या चाहे जो करूं, तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो। आरुष चांदनी की गर्दन पर पकड़ मजबूत करता हुआ बोलता है। छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है। घुटी हुई आवाज में चांदनी फिर से बोलती है। इस वक्त चांदनी की आवाज में बहुत दर्द था, जिसे सुनकर आरुष तुरंत चांदनी की गर्दन से अपने हाथ हटा लेता है। चांदनी के चेहरे पर उभर आए दर्द को देखकर आरुष के दिल में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह इस पल में अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। आपने सोचा भी कैसे कि ये क्या कर रहे हैं? ये कितना गलत है ये। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? चांदनी अपनी गर्दन पर अपने दोनों हथेलियों को रखे हुए आरुष से बोलती है। मैंने कहा ना, अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। आरुष चांदनी से मुंह फेरे हुए दूसरी तरफ देख चांदनी से बोलता है। नहीं जाऊंगी। और ये आया कहाँ से आपके पास? सोफे पर पड़े हुए एक पैकेट को उठाती हुई चांदनी आरुष से बोलती है और उस पैकेट को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। कहाँ लेकर जा रही हो इसे? लाओ, दो मुझे। अपनी जगह पर खड़ा आरुष चांदनी से बोलता है, लेकिन चांदनी रुकती नहीं है और अपने रूम की तरफ बढ़ती चली जाती है। आरुष लंबे कदम बढ़ाता हुआ चांदनी के पास पहुंचता है और उसके बाजू को पकड़ अपने सामने खड़ा करता है। मैंने कहा, कहाँ लेकर जा रही हो इसे? लाओ, दो मुझे ये पैकेट। गुस्से भरी आवाज में आरुष चांदनी से बोलता है। नहीं दूंगी। चांदनी आरुष से बोलती है और अपने बाजू को पकड़े हुए आरुष के हाथ को एक झटके में हटा फिर से अपने रूम में चली जाती है। आरुष उसके पीछे पीछे जाता है। मैंने कहा, लाओ, दो इसे मुझे। करने क्या जा रही हो तुम उसका? आरुष चांदनी को बाथरूम के डोर की तरफ बढ़ता हुआ देख पूछता है। फेंकने जा रही हूँ इसे। बाथरूम का डोर खोलते हुए चांदनी आरुष से बोलती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है। आरुष भी चांदनी के पीछे बाथरूम के अंदर जाता है। चांदनी उस पैकेट से ड्रग्स को निकाल फ्लैश करने को होती है, लेकिन आरुष चांदनी के हाथ से वह पैकेट छीनने लगता है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। अपने हाथ को पकड़े हुए आरुष के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती हुई चांदनी आरुष से बोलती है। मैंने कहा, तुम छोड़ो इसे और मैं तुम्हें इसे फेंकने ही नहीं दूंगा। इसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी। इसके लेने के बाद मुझे कुछ देर के लिए सुकून तो मिल जाता है, और तुम मुझसे वह सुकून भी छीनने की कोशिश कर रही हो। आरुष चांदनी से बोलता है। आरुष की बात सुन चांदनी आरुष से ड्रग को बचाने की कोशिश करते हुए अपने हाथ को रोक लेती है और आरुष की आंखों में देखने लगती है। आरुष अभी भी चांदनी के हाथों से वह ड्रग्स का पैकेट लेने की कोशिश कर रहा था। चांदनी के हाथ अब अपने हाथ में पकड़े हुए उस ड्रग के पैकेट को आरुष के हाथ में थमा देती है
आरुष वह ड्रग्स का पैकेट लिए हुए वापस चांदनी के रूम में आता है और स्टडी टेबल के पास लगी चेयर पर बैठ उस पैकेट से ड्रग्स निकाल फिर से इनहेलर करने की कोशिश करने लगता है। चांदनी भी बाथरूम से निकल बाथरूम के डोर से ही आरुष को देख रही थी। ये क्या कर दिया उसने। वह तो सब कुछ ठीक हो जाए इस वजह से आरुष को और उस घर को छोड़कर आई थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो रहा था। उसके आरुष से और उस घर से दूर जाने से सिर्फ आरुष का नुकसान ही हुआ था। वह कैसे आरुष को ऐसी हालत में पहुंचने दे सकती थी। क्यों कर रही है वह ये सब। उसके आरुष के दूरी बनाने का क्या फायदा जब आरुष खुद को इस तरह से बर्बाद कर रहा है। नहीं होने दे सकती वह ऐसा। वह आरुष को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। चांदनी बाथरूम के डोर पर खड़ी यही सोच रही थी और आरुष को देखते हुए वह एक डिसीजन लेती है। अब वह कुछ भी खराब नहीं होने देगी। वह आरुष को इस तरह से बर्बादी के रास्ते पर नहीं जाने देगी। यह सोच वह आरुष के करीब आती है और आरुष का हाथ पकड़ लेती है। आरुष जो अपने हाथों में अभी भी ड्रग्स का पैकेट पकड़े हुए था, गुस्से भरी नजरों से चांदनी को देखने लगता है। उसे लगा था फिर से चांदनी उसके हाथों से ड्रग्स छीनने की कोशिश करेगी। अगर तुमने इस बार मुझसे ड्रग्स लेने की कोशिश की तो बहुत बुरा हो जाएगा। गुस्से भरी आवाज में आरुष चांदनी से बोलता है। नहीं छीनूंगी, चांदनी आरुष से बोलती है। आरुष नासमझी से चांदनी की तरफ देखने लगता है। चांदनी इतनी आसानी से उसे कैसे ड्रग्स लेने दे सकती थी। आरुष चांदनी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है। क्या तुम ऐसे मुझे क्या देख रही हो। आरुष चांदनी से बोलता है। आपके लिए आपकी जिंदगी में मैं जरूरी हूँ या ड्रग्स। आरुष का हाथ पकड़े हुए चांदनी उससे पूछती है। चांदनी का सवाल सुन आरुष चेयर से खड़ा हो जाता है। क्या बोल रही हो तुम। आरुष चांदनी से पूछता है। यही पूछ रही हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में मैं चाहिए या फिर यह ड्रग्स। चांदनी आरुष से बोलती है। आरुष अभी भी हैरानी भरी नजरों से चांदनी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चांदनी कहना क्या चाह रही है। लगता है मेरी बात आपको समझ नहीं आई। चांदनी अपने हाथ को बढ़ा अपनी दोनों हथेलियों के बीच आरुष का चेहरा रख उससे बोलती है। चांदनी की इस हरकत से आरुष को और भी हैरानी होती है। कुछ देर तक चांदनी और आरुष एक दूसरे को देखते रहते हैं। चांदनी अब आरुष के सीने से लग जाती है और अपने दोनों हाथों को आरुष की बैक पर लपेट लेती है। नहीं रह सकती मैं अब और ज्यादा आपसे दूर। अब बहुत मुश्किल होती है मुझे। ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ आपके बिना। रोते हुए चांदनी आरुष से बोलती है। आरुष की हैरानी चांदनी की हर एक हरकत से बढ़ती ही जा रही थी। वह चांदनी जिसे वह हमेशा से अपनी बाहों में भरना चाहता था और वह उससे हमेशा दूर भागती थी, आज खुद वह उसकी बाहों में है। आरुष चांदनी की बाजू को पकड़ उसे अपने सामने करता है। मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ। खेल रही हो तुम मेरे जज्बातों से। रूड आवाज में आरुष चांदनी से बोलता है। क्या आपको लगता है कि मैं इस बात को लेकर आपके साथ खेलूंगी, मजाक करूंगी आपसे। नम आंखों से चांदनी आरुष की तरफ देखते हुए बोलती है। बहुत रोक लिया मैंने खुद को, अब नहीं रोकना चाहती। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। कब से नहीं जानती, लेकिन जब से मेरे अंदर ये फीलिंग्स आनी शुरू हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए आई है। रोते हुए चांदनी आरुष से बोलती है। क्या सच बोल रही हो तुम। चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए आरुष चांदनी से पूछता है। आरुष को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चांदनी उससे बोल रही है। चांदनी कोई जवाब न देते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है। चांदनी का जवाब सुन आरुष उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ओ चंदू, तुम समझ नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। कितना तड़प रहा था मैं तुम्हारे बिना। जी नहीं पा रहा था। शायद कुछ दिनों में मर भी जाता। आरुष चांदनी को अपनी बाहों में भरे हुए बोलता है। चुप। चांदनी आरुष से अलग होती हुई आरुष के मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए बोलती है। दोबारा ये मरने की बात मत कीजिएगा। चांदनी रुआसी आवाज में आरुष से बोलती है और आरुष का हाथ पकड़ बेड की तरफ लेकर आती है। आरुष अभी भी ना समझी में चांदनी को देख रहा था। चांदनी आरुष को बेड पर बिठाती है और दूसरी साइड से खुद बेड पर आ जाती है। आपको नींद नहीं आती ना उसके बिना। टेबल की तरफ रखे हुए डेस्क की तरफ इशारा करते हुए चांदनी आरुष से बोलती है। आरुष हाँ में सिर हिलाता है। मैं सुलाऊंगी आपको।
अब इसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। चांदनी आरुष के सिर को पिलो पर रखती हुई उससे बोलती है और धीरे धीरे आरुष के सिर पर थपकी देते हुए उसे सुलाने की कोशिश करने लगती है। आरुष अपना सिर उठाकर चांदनी की गोद में रख लेता है और अपने हाथ को उसकी कमर पर लपेट लेता है। बहुत सुकून मिल रहा था उसे इस तरह से चांदनी की गोद में अपना सिर रखे हुए। कुछ ही देर में आरुष गहरी नींद के आगोश में चला जाता है। चांदनी अभी भी आरुष के सिर को सहलाती हुई कुछ सोच रही थी। अब बहुत हो गया जीविका आंटी, मैंने आपके हर जुर्म को अनदेखा किया है। आपने अपने स्वार्थ में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अब और नहीं। आज आरुष की हालत देखकर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप अपने बेटे को इस तरह से बर्बादी के रास्ते पर कैसे डाल सकती हैं? मैंने आपके सारे गुनाहों को जानते हुए भी अपने मुंह को बंद रखा था, सिर्फ इसलिए कि शायद इसी में सबकी भलाई है। लेकिन नहीं, अब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी और इसके लिए मुझे सबसे पहले अतहर भाई को किसी भी तरह से वापस यहाँ बुलाना होगा। चांदनी आरुष के बालों में उंगलियां फिराती हुई बोलती है। इधर एक छोटा सा गार्डन जिसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 3 साल रही होगी, अपने हाथों में पानी का पाइप पकड़े हुए गुलाब के पौधों में पानी दे रही थी। साथ ही उसके पास ही एक 40-50 साल की महिला धीरे धीरे उसके साथ ही चल रही थी, ताकि उस बच्ची को किसी भी तरह से चोट ना पहुंचे। वही गार्डन में ही कुछ दूरी पर लगी हुई चेयर पर एक वृद्ध महिला, जिसने स्काई ब्लू कलर की सिल्की साड़ी पहन रखी थी, बैठी हुई अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए उस छोटी सी बच्ची को देख रही थी। बिल्कुल अपने बाप पर ही गई है, एकदम उसी की परछाई है। ऐसे वह भी जब छोटा था तो पौधों को पानी देना उसे बहुत अच्छा लगता था। उस बच्ची की तरफ देखती हुई वह महिला मन में सोचती है, अधीरा बच्चा आजा, आकर दूध पी ले, बहुत हो गया पानी देना। वह महिला उस छोटी सी बच्ची को आवाज लगाती हुई बोलती है, ओहो दादी जी, अभी थोड़े और पौधे बचे हुए हैं, उनमें पानी दे लूंगी, फिर आऊंगी। आप दूध से कहिए तब तक मेरा इंतजार करे। वह बच्ची पौधों में पानी देती हुई उस महिला से बोलती है, अब रहने दे बच्चा, बाकी का काम महिमा देख लेंगी, तू मेरे पास आ। वह महिला फिर से उस बच्ची से बोलती है, नहीं दादी जी, जब तक मैं सारे पौधों में पानी नहीं दे लूंगी तब तक मैं नहीं आऊंगी, और पानी देने के बाद भी आप जब मुझे अपनी गोद में लेकर चलेंगी तभी जाऊंगी मैं। वह बच्ची नखरे दिखाती हुई उस वृद्ध महिला से बोलती है, अब क्या तू इस बुढ़ी दादी के घुटने में और दर्द देना चाहती है? वह महिला उस बच्ची से बोलती है। उस महिला की बात सुन वह बच्ची हाथ में पानी का पाइप पकड़े हुए ही मुड़कर उस महिला की तरफ देखती है। वह महिला जो कि मुंह बनाई हुई थी, जैसे उसे कितना दर्द हो रहा हो, यह देखकर वह बच्ची अपने हाथ में पकड़े हुए पानी के पाइप को वहां जमीन पर फेंक देती है और दौड़ती हुई उस वृद्ध महिला के पास आती है। दादी जी, क्या सच में आपको बहुत दर्द हो रहा है? वह बच्ची उस महिला के सामने खड़ी अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए हुए उस महिला से पूछती है। हाँ मेरे बच्चे, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अगर तू दूध पी लेगी तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। वह महिला उस बच्ची से बोलती है। लेकिन दादी जी, मेरे दूध पीने से आपका दर्द कैसे ठीक होगा? वह बच्ची चेहरे पर अपने मासूम से चेहरे पर सवाल लिए हुए उस वृद्ध महिला से पूछती है। वह ऐसे मेरे बच्चे कि जब तू दूध पीती है ना तो वह महिला अभी इतना ही बोली थी कि तभी एक सर्वेंट उनके पास आता है। माता जी, मैडम का फोन आ रहा है, वह आपसे बात करना चाहती हैं। सर्वेंट अपने हाथ में लिए हुए कार्डलेस फोन को उस वृद्ध महिला के सामने करता हुआ बोलता है। वह वृद्ध महिला उस सर्वेंट के हाथ से फोन ले लेती हैं और उसे कान पर लगा लेती हैं। हाँ बेटा बोलो, कैसा रहा आज का दिन? वह वृद्ध महिला फोन को अपने कान से लगाए हुए बोलती है और दूसरी तरफ की बात सुन मुस्कुराती है। तुम अधीरा की फिक्र मत करो, अपने काम पर ध्यान दो, वह यहाँ मजे से खेल रही है। वह वृद्ध महिला फोन की दूसरी तरफ की बात सुन बोलती हैं और दूसरी तरफ का जवाब सुन मुस्कुराती हुई फोन डिस्कनेक्ट कर अपने पास ही खड़ी सर्वेंट को फोन थमा देती हैं। अधीरा बच्चा, और बहुत मस्ती हो गई, चलो जल्दी से तुम दूध खत्म करो। वह वृद्ध महिला अपने सामने खड़ी बच्ची को अपनी गोद में बिठाती उससे बोलती हैं और दूध का गिलास जो सामने ही टेबल पर रखा था अपने हाथों से उसे उठा उसके मुंह से लगा देती हैं। दादी जी, मुझे नहीं पीना, यह बहुत गंदा है।
वह बच्ची अपने हाथ से अपने नाक को दबाती हुई अपने सर को इधर उधर हिलाती हुई बोलती है, गलत बात, दूध को ऐसे नहीं बोलते, जल्दी से ख़त्म कर लो वरना तुम्हारी माँ आ जाएगी तो मुझे डांट लगाएगी। दादी माँ उस बच्ची से बोलती हैं। वह बच्ची अपनी नज़रें उठा दादी माँ की तरफ देखने लगती है। तुम्हें ये क्या अच्छा लगेगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी दादी जी को डांटे? दादी माँ बेचारी सा मुंह बनाते हुए उस बच्ची से बोलती हैं। बिल्कुल नहीं दादी जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं सारा दूध फिनिश कर लूंगी। वह बच्ची दूध का गिलास अपने हाथ से पकड़ उस वृद्ध महिला से बोलती है और एक सांस में वह दूध का गिलास खत्म कर दादी माँ के हाथ में थमा देती है। इधर चांदनी अपने हाथों में काफी का मग लिए हुए बेड पर बैठे आरुष के बालों में उंगलियां फिराती हुई उसे जगा रही थी। आरुष, आरुष, उठिए ना। चांदनी आरुष को आवाज देती है। चांदनी की आवाज सुनकर आरुष, जो कि पेट के बल सोया हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपने सामने बैठी चांदनी की ओर देखता है। चांदनी को देखते ही उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वह हड़बड़ाहट में उठकर बेड पर बैठ जाता है। चांदनी उसके बेडरूम में कैसे हो सकती है? आरुष चांदनी को देख अपने मन में सोचने लगता है। उसे ये याद नहीं था कि वह कल रात में चांदनी के रूम में ही सोया था। क्या यह सच था या वह सपना देख रहा था कि चांदनी उसके सामने मुस्कुराती हुई बैठी है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। ऐसे मुझे क्या देख रहे हैं? मुस्कुराकर चांदनी अपने हाथ में पकड़े हुए काफी के मग को आरुष के सामने करती हुई उससे पूछती है। आज तो आरुष को शौक पर शौक मिलते जा रहे थे। क्या यह वाकई में सच था या वह सपना देख रहा था? आरुष हैरानी से आंखें बड़ी किए हुए चांदनी की तरफ देखते हुए सोच रहा था। कॉफी ठंडी हो रही है। चांदनी अपने दूसरे हाथ से आरुष का हाथ पकड़ उसमें काफी का मग थमाते हुए आरुष से बोलती है, जिससे आरुष होश में आता है और उसे यकीन होता है कि यह सपना नहीं बल्कि सच ही है। क्या तुम सच में यहाँ हो? आरुष चांदनी को छूते हुए बोलता है। आरुष की ऐसी हरकत देख चांदनी हैरानी से मुंह खोल आरुष की ओर देखने लगती है। आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे रूम में हैं, अपने रूम में नहीं। चांदनी सिर हिलाती हुई आरुष से बोलती है। आज कितनी अच्छी सुबह हुई थी। ऐसा ही तो उसने चाहा था कि उसकी हर सुबह चांदनी के चेहरे को देखकर हो। चांदनी के चेहरे को देखते हुए आरुष अपने मन में सोचता है, जल्दी से रेडी हो जाइए, सुबह से न जाने कितनी कॉल आपके फ़ोन पर आ चुकी हैं। चांदनी बड़े ही प्यार से आरुष की ओर देखती हुई उससे बोलती है। चांदनी की बात सुन आरुष को अपनी फ़ोन का ध्यान आता है और वह बेड पर इधर उधर नजरें घुमाता हुआ अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। चांदनी हाथ बढ़ा बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ आरुष का फ़ोन उठा आरुष के सामने करती है। यह लीजिए आपका फ़ोन। चांदनी आरुष से बोलती है। आरुष चांदनी के हाथ से फ़ोन ले उसे चेक करने लगता है। ओह नो, 10 बज रहे हैं। मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा? अपने पैरों पर पड़े हुए ब्लैंकेट को फेंकते हुए आरुष जल्दी से बेड से उतरता हुआ बोलता है। रिलैक्स आरुष, मैंने फ़ोन रिसीव करके उन्हें मीटिंग 2 घंटे बाद करने के लिए बोला है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चांदनी बेड पर बैठी हुई आरुष से बोलती है। आरुष को इस तरह से गहरी नींद में सोता हुआ देख चांदनी आरुष को जगाने की कोशिश नहीं करती है। वह यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि न जाने कितने दिनों बाद आरुष इस तरह की सुकून की नींद में सोया हुआ है, इसलिए वह आरुष की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। चांदनी के मुंह से अपना नाम सुन आरुष को बहुत हैरानी होती है। सुबह से दूसरी बार था जब चांदनी आरुष का इस तरह से नाम ले रही थी। आरुष को चांदनी के मुंह से अपना नाम सुन एक अलग ही फीलिंग्स आ रही थी। चांदनी कभी आरुष को उसके नाम से नहीं बुलाती थी। वह हमेशा उसे छोटे मालिक ही कहकर बुलाती थी, जो कि आरुष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कितनी बार चांदनी को मना कर चुका था कि वह उसे छोटे मालिक कहकर ना बोले, लेकिन चांदनी कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई थी। लेकिन आज वह खुद से उसे उसके नाम से बुला रही थी। यह आरुष के लिए थोड़ा शॉकिंग था। आरुष बेड पर खड़ा चांदनी की ओर देख रहा था। उसे अब धीरे धीरे कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। कैसे चांदनी उसके सिर को अपने गोद में रखे हुए सोने में उसकी मदद कर रही थी। आरुष चलता हुआ बेड की दूसरी साइड आता है, जहाँ चांदनी बैठी हुई थी, और चांदनी की बाजू को पकड़
उसे अपने सामने खड़ा करता है। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? आरुष चांदनी की आंखों में देखता हुआ उससे पूछता है। आरुष की बात सुन चांदनी कुछ देर तक आरुष की आंखों में देखती रहती है और फिर उसके सीने से लिपट जाती है। मिल गया आपको आपका जवाब। आरुष के सीने में अपने चेहरे को छुपाए हुए चांदनी उससे बोलती है। चांदनी की हरकत से आरुष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह चांदनी के बैग पर अपने हाथ को रब करने लगता है। कुछ देर बाद चांदनी उससे अलग होती है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं डाइनिंग टेबल पर आपका वेट कर रही हूँ। चांदनी आरुष से बोलती है और वहाँ से जाने को होती है। एक बात बताओ, मैं इतने सालों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम नहीं मानी। फिर आज अचानक मेडिकल कैसे? आरुष चांदनी से पूछता है। मैं खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। सोचा आसान होगा आपके बिना जीना, आपसे दूर रहकर जीना, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं था। हर घड़ी हर वक्त मैं खुद से लड़ रही थी आपसे दूर होकर। लेकिन अब मैं आपसे दूर रही तो मर जाऊंगी, और मैं मरना नहीं चाहती। मैं आपके साथ रहकर जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। चांदनी आरुष के हाथ को पकड़े हुए उससे बोलती है। आरुष को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि चांदनी ऐसा बोल रही है। वह चांदनी जो हमेशा आरुष से दूर भागती थी, हमेशा उससे बात करने से कतराती थी, आज वह खुद अपने दिल की बात आरुष से कह रही थी, जो कि आरुष के लिए काफी हैरान कर देने वाली थी। आरुष आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आरुष का फोन बजने लगता है। उठा लीजिए, पता नहीं किसका नंबर है, सुबह से कई बार आ चुका है। चांदनी फोन की तरफ देखती हुई आरुष से बोलती है। असल में उसने आरुष के फोन को साइलेंट कर दिया था ताकि आरुष की नींद ना खराब हो सके। कुछ देर बाद आरुष रेडी हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर चांदनी और मनीष जी बैठे हुए आरुष के आने का इंतजार कर रहे थे। आरुष तू आ गया? आरुष, हम दोनों कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले। मनीष जी आरुष को आता हुआ देख उससे बोलते हैं। डैड, ये आप सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए रेडी हो गए? क्या आप सिंघानिया मेंशन वापस जा रहे हैं? आरुष डाइनिंग टेबल के पास रखी हुई चेयर को खींचते हुए मनीष जी से पूछता है। नहीं अंकल, सिंघानिया मेंशन वापस नहीं जा रहे हैं। अंकल अब कुछ दिन यहीं रहेंगे। चांदनी आरुष की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करती हुई आरुष से बोलती है। तो फिर डैड रेडी क्यों है? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं जाने वाले हैं। सूट बूट पहने हुए मनीष जी को देखकर आरुष अपने प्लेट में रखे हुए सैंडविच की एक बाइट लेते हुए पूछता है। अंकल, आज हमारे साथ ऑफिस चल रहे हैं। चांदनी आरुष से बोलती है। आरुष जो कि सैंडविच खा रहा था, उसका हाथ और मुंह दोनों रुक जाते हैं और वह चांदनी की तरफ देखने लगता है। क्या कहा तुमने? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? डैड ऑफिस कैसे जा सकते हैं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि डॉक्टर ने डैड को अभी ऑफिस जाने से मना किया है। नाराजगी भरे लहजे में आरुष चांदनी से बोलता है। ओ आरुष, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। अंकल को कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप बेफिक्र मत कीजिए। मैं अंकल का पूरा ध्यान रखूंगी। अंकल के साथ मैं पूरे दिन रहूंगी और उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने नहीं दूंगी। चांदनी आरुष को रिलैक्स करती हुई उससे बोलती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि डैड ऑफिस जाएं। मैं डैड की हेल्थ के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। आरुष चांदनी से बोलता है। ओ आरुष, तू चुप कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी मैं घर बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। थोड़ा ऑफिस जाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और वह डॉक्टर तो बेकार की बातें करता है। मुझे पता है ना कि मेरी सारी बीमारी उस घर में रहने की वजह से है। तू देखना, जैसे ही मैं ऑफिस जाना शुरू करूँगा वैसे ही पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा। और तू चंदू को बेकार में क्यों डांट रहा है? उसने मुझे ऑफिस जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैं खुद जबरदस्ती ऑफिस जा रहा हूँ। उसने तो मुझे मना भी किया था। मनीष जी आरू से बोलते हैं। डैड, आप समझ नहीं रहे हैं, मम को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगी। आरुष मनीष जी से बोलता है। उसे तो नाराज होने के अलावा कोई काम ही नहीं है, तो थोड़ा और नाराज होगी, थोड़ा चिल्लाएगी, थोड़ा चीखेगी, जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मनीष जी सरकारिस्ट वे में बोलते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों एक ही कार से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लंच टाइम। चांदनी आरुष के पास आती है। आरुष आरुष के केबिन का डोर खोल
अंदर आई हुई चांदनी आरुष से बोलती है। आरुष, जो कि अपने सामने रखे हुए लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, नजरें उठाकर चांदनी की तरफ देखता है। आज पहली बार था जब चांदनी उसके केबिन की डोर को बिना नॉक किए हुए अंदर आई थी। कल रात से चांदनी लगातार आरुष को शौक पर शौक दिए जा रही थी। आरुष उसकी तरफ देख रहा था। आरुष, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या आप अंकल का ध्यान रखेंगे? चांदनी आरुष की ओर देखते हुए उससे पूछती है। आरुष, जो कि चांदनी को गौर से देख रहा था, चांदनी की आवाज़ सुन होश में आता है। क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? आरुष चांदनी की तरफ देखते हुए उससे सवाल करता है। कितना सवाल करते हैं आप? चांदनी आरुष के पीछे आती हुई उसके गले में अपने हाथ डाल अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ला उससे बोलती है। आरुष की हैरानी अब और बढ़ चुकी थी। वह अपना चेहरा घुमा चांदनी की तरफ देखता है। चांदनी उसके गालों पर अपने होंठ रख देती है। आरुष अब और हैरान होता है और बिना एक पल भी गंवाए चांदनी को खींच अपनी बाहों में भर लेता है। चांदनी अब उसके लैब पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। यह क्या हरकत थी? चांदनी की आंखों में देखता हुआ आरुष मुस्कुराकर उससे पूछता है। भाई, जो आपको अच्छी लगती है, ऐसा ही चाहते थे ना आप? चांदनी आरुष से बोलती है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, तो क्या तुम वह सब करोगी? आरुष चांदनी से पूछता है। कोशिश करूंगी। चांदनी आंखें नचाती हुई आरुष से बोलती है। वैसे छोड़िए ये बातें, बाद में करेंगे। अभी मुझे मार्केट जाना है, कुछ चीज़ लेनी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आरुष की गोद से उठती हुई चांदनी उससे बोलती है। हाँ, तो शाम को चलना, अभी जाने की क्या ज़रूरत है? आरुष चांदनी से पूछता है। शाम को मुझे पता है आप मुझे अपने साथ लेकर फ्लैट पर चलेंगे, तो फिर मैं शॉपिंग कब जाऊँगी? और मुझे घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। आरुष से चांदनी बोलती है। वैसे शाम को हम तुम्हारे फ्लैट पर नहीं जाएंगे। आरुष चांदनी से बोलता है। चांदनी का चेहरा जो अब तक खिला हुआ था, आरुष की यह बात सुन उदास हो जाता है। चांदनी का उतरा हुआ चेहरा देख आरुष मन ही मन मुस्कुराता है और वह एक झटके में चांदनी का हाथ पकड़ फिर से उसे अपनी गोद में खींच लेता है। क्यों? आप आज हमारे साथ नहीं रुकेंगे? उदास आवाज में चांदनी आरुष से पूछती है। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, मतलब हम दोनों और डैड, कोई भी आज तुम्हारे फ्लैट पर नहीं जाएगा। आरुष चांदनी की आंखों में देखता हुआ उससे बोलता है। क्यों? आज क्या ऑफिस में ही रहने का इरादा है? चांदनी आरुष से बोलती है। नहीं, क्योंकि अब हम मेरे अपार्टमेंट में चलेंगे। आरुष चांदनी से बोलता है। लेकिन वहाँ क्यों? चांदनी आरुष से पूछती है। तो क्या तुम चाहती हो कि रोज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेडरूम में सोऊं? तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे फ्लैट पर ही चलते हैं। आरुष सेडक्टिव वे में अपनी एक उंगली चांदनी के चेहरे पर फेरते हुए उससे बोलता है। सालों से जिसके दिल में मैं ही रहती हूँ, उसके साथ मुझे एक ही रूम में एक ही बेड पर रहने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चांदनी आरुष की आंखों में देखते हुए उससे बोलती है। इस वक्त चांदनी की दोनों बाहें आरुष के गले में थी और उसका चेहरा आरुष के चेहरे के बिल्कुल करीब था। चांदनी की बात सुन आरुष काफी हैरान होता है। वह अपना एक हाथ, जो कि चांदनी की कमर पर था, उसे उठाकर अपनी हथेलियों को उलटते पलटते चांदनी का माथा छूता है। क्या कर रहे हैं आप? चांदनी आंखें छोटी करती हुई आरुष से पूछती है। तुम ठीक तो हो? कहीं मेरी जगह तुमने तो नहीं रात में ड्रग्स ले लिए? कैसी बहकी सी बातें कर रही हो आज? आरुष अपनी हैरानगी दिखाते हुए चांदनी से बोलता है। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चांदनी नाराजगी दिखाते हुए आरुष से बोलती है। नहीं, कुछ तो हुआ है। तुम अचानक से इतनी कैसे बदल गई? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तुम वही चंदू हो जो जिससे मैं प्यार करता था। तुम तो कोई अलग ही हो। ये रूप तो मैंने तुम्हारा कभी देखा ही नहीं। आरुष चांदनी से बोलता है। आरुष की बात सुन चांदनी आरुष की गोद से उठकर उसके करीब खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को आरुष के सामने रखी हुई टेबल के कोने पर रख अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अब से आप इस चंदू से बात कीजिएगा जिससे आप पहले बात किया करते थे। अब ये चंदू आपको नहीं मिलेगी। आरुष से मुंह फेरे हुए चांदनी बोलती है। अरे नहीं, आरुष बोलता है और झट से चेयर से खड़ा हो जाता है।
मुझे यही चंदू ज़्यादा पसंद है और मैं इसी चंदू को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। चांदनी के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों के बीच पकड़े हुए आरुष उसके माथे को चूमता है और बोलता है। इधर अधीरा बेड पर सोई हुई थी। उसकी बगल में ही वह वृद्ध महिला बेड के सिराने से अपनी बैग को लगाए हुए बैठी अधीरा के माथे को धीरे धीरे थपकी दे रही थी। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और वह वृद्ध महिला दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुन दरवाजे की तरफ देखने लगती है। दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से खोला गया था। यह देखकर उस वृद्ध महिला को यह समझते देर नहीं लगती कि दरवाजे पर इस वक्त कौन होगा। दरवाजे पर खड़ा इंसान थोड़ा सा दरवाज़ा खोल अपने सर को दरवाजे के अंदर की तरफ निकाल रूम में आता है और बेड पर सो रही हुई अधीरा को देख दरवाज़ा पूरा खोल अंदर आ जाता है। दादी माँ सो गई है। सुना है आज कुछ ज़्यादा ही आपको परेशान किया है इसने। अधीरा के करीब आता हुआ वह इंसान उस वृद्ध महिला से बोलता है। नहीं आरोही बहू, इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बल्कि इसी की वजह से ही तो मेरा दिन आसानी से बीत जाता है। वरना यह नहीं होती तो यह बुढ़ापा काटना मेरा बहुत मुश्किल होता। अधीरा के सर को सहलाती हुई वह वृद्ध महिला बोलती है। जी हाँ, यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आरोही थी और उस छोटी बच्ची अधीरा के पास बैठी हुई वृद्ध महिला दादी माँ थी। जानती हूँ दादी माँ, मेरी वजह से आपको अपना परिवार, घर सब कुछ छोड़कर मेरे पास आना पड़ा। मायूसी भरे स्वर में अधीरा के पास बैठी आरोही अधीरा को देखती हुई दादी माँ से बोलती है। नहीं आरोही बहू, इन सब की वजह तुम नहीं हो, बल्कि तुम और अधीरा तो मेरे सुकून की वजह हो। वरना जीविका बहू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी सबकी जिंदगियां बर्बाद करने में। दादी माँ आरोही की तरफ देखती हुई उससे बोलती हैं। छोड़िए ना दादी माँ ये सारी बातें, बताइए आपने दवाइयाँ ली अपनी? आरोही बात को बदलती हुई दादी माँ से पूछती है। हाँ, दवाइयाँ मैंने टाइम पर ली और लेती भी कैसे नहीं। ये मेरी दादी माँ जो है ना, जब तक मैं दवाइयाँ नहीं लेती मुझे चैन नहीं लेने देती। जब से तुमने इसे घड़ी देखना सिखाया है और मेरी दवाइयों की टाइमिंग के बारे में बताया है, मेरी पूरी दवाइयों का शेड्यूल इसे पता है और जैसे ही घड़ी की सुई उस समय में पहुंचती है जब मुझे दवाई लेनी होती है, यह तुरंत दवाइयों का बॉक्स लेकर मेरे पास आ जाती है और जब तक मैं दवाइयाँ खा नहीं लेती तब तक मुझे चैन से नहीं रहने देती। मेरे सामने ही बॉक्स पकड़े हुए खड़ी रहती है। मेरी सारी दवाइयों का ध्यान अब यही रखती है, इसलिए अब तुम्हें मेरी दवाइयों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी माँ अधीरा के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरती हुई आरोही से बोलती हैं। आरोही भी, जो कि अधीरा के पैर के पास बैठी थी, उसके पैरों पर अपना हाथ रख सहलाने लगती है। जाओ आरोही बहू, बहुत देर हो गई है, तुम भी खाना खा लो और जाकर सो जाओ। सुबह फिर तुम्हें जल्दी ही उठना होगा। कितनी जिम्मेदारियां तुमने अपने कंधों पर ले रखी हैं। दादी माँ आरोही की तरफ देखती हुई बोलती हैं। दादी माँ, आपको एक बात बतानी थी। अधीरा को गोद में लेकर दरवाजे की तरफ जाती हुई आरोही रुककर दादी माँ की तरफ देखती है और उनसे बोलती है। हाँ बोलो आरोही बहू। दादी माँ, जो कि बेड पर रखे हुए अपने पिलो को ठीक कर रही थी, आरोही की आवाज़ सुन आरोही की तरफ देखते हुए उसे बोलती हैं। दादी माँ, मुझे ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिल रहा है। आज ही मेरे पास फ़ोन आया था। आरोही दादी माँ से बोलती है। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है और तू इस तरह से उदास चेहरा लिए हुए बता रही है। दादी माँ बेड से उठती हुई आरोही से बोलती हैं। मेरी बच्ची, यह सब तेरे दिन रात की मेहनत का नतीजा है जो आज तुझे अवार्ड मिल रहा है। दादी माँ आरोही के पास पहुँच उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोलती हैं। नहीं दादी माँ, यह सब आपके आशीर्वाद और सपोर्ट का नतीजा है। आपने मुझे जो हौसला दिया, बस उसी से मैं यह सब कर पाई हूँ। आरोही दादी माँ से बोलती है। आरोही की बात से दादी माँ मुस्कुरा देती हैं। वैसे इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? दादी माँ आरोही से पूछती हैं। दादी माँ, इसे नेपाल के काठमांडू सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है। आरोही दादी माँ से बताती है। तो कब जाना है तुम इस अवार्ड इवेंट के लिए? दादी माँ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए आरोही से पूछती हैं। बस दादी माँ, अगले हफ्ते ही जाना है और मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी।
उन लोगों ने इनवाइट किया है, तो आप लोगों को भी चलना पड़ेगा मेरे साथ। आरोही दादी माँ से बोलती है। कौन कहाँ जा रहा है भाई? पीछे से उनके पास आती हुई एक महिला की आवाज़ आती है। आवाज़ को सुनकर आरोही और दादी माँ दोनों ही उस तरफ मुड़कर देखने लगती हैं। कहाँ जा रहे हो भाई आप लोग? मुझे भी तो बताओ। वह महिला आरोही और दादी माँ के करीब आकर उनसे पूछती है। सुमित्रा, आरोही को अवार्ड मिल रहा है और इस अवार्ड फंक्शन में आरोही के साथ साथ उसकी फैमिली को भी इनवाइट किया गया है, तो तुम भी चलने की तैयारी कर लो। दादी माँ उस महिला जिसका नाम सुमित्रा था उससे बोलती हैं। क्या आरोही को अवार्ड मिला है? यह तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान करे मेरी बच्ची तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। तूने इतने लोगों का भला किया है, इतनी औरतों का सहारा बनी है, तो तुझे तो ये मिलना ही चाहिए। सुमित्रा आरोही के करीब आ उसके चेहरे को पकड़ उसके माथे को चूमती हुई बोलती हैं। ला, इसे दे, मैं इसे सुला देती हूँ। तब तक तू हाथ मुंह धो ले, मैंने खाना गरम कर दिया है। सुमित्रा आरोही की गोद से अधीरा को लेती हुई उससे बोलती हैं। नहीं माँ, मैं इसे सुलाकर आती हूँ। पूरे दिन ये मुझसे दूर रहती है, थोड़ी देर इसे गोद में लूंगी तो मुझे चैन आएगा। आरोही अधीरा के माथे को चूमती हुई उससे बोलती हैं। ठीक है, तू जा और चेंज कर ले, मैं तब तक डाइनिंग टेबल पर बैठी तेरा इंतजार कर रही हूँ। सुमित्रा आरोही से बोलती हैं। क्या माँ, आपने आज भी डिनर नहीं किया? क्यों करती हैं मेरा इंतज़ार? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आप इतनी देर तक भूखी रहती हैं। आरोही सुमित्रा जी से बोलती है। क्यों ना करूं मैं तेरा इंतज़ार? क्या एक माँ अपनी बेटी के साथ खाने के लिए उसका इंतज़ार नहीं कर सकती? सुमित्रा जी आरोही से बोलती हैं। अच्छा चलो, तुम दोनों बाकी की बातें बाद में करना, रात काफ़ी हो गई है। और आरोही, तुम इसे लेकर रूम में जाओ। दादी माँ आरोही से अधीरा को रूम में ले जाने के लिए बोलती हैं। सुमित्रा जी और आरोही दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई डिनर कर रही थी। दादी माँ पहले ही डिनर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी आकर उनके साथ बैठी बातें कर रही थी। यही वक्त होता था जब तीनों एक साथ तसल्ली से बैठकर बात कर पाती थी, वरना आरोही को सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है। सुमित्रा जी अपने काम में लगी रहती हैं और दादी जी अपने पूजा पाठ में बिजी होती हैं। चलो अच्छा है, हम नेपाल चलेंगे तो भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हो जाएंगे। कब से मेरी इच्छा थी, लेकिन जब भी दर्शन के प्लान बनाए किसी न किसी बहाने से हमारा जाना नहीं हो पाया। दादी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई बोलती हैं। हाँ माँ, सच कह रही हैं आप, मेरी भी बड़ी इच्छा है पशुपतिनाथ के दर्शन की। तो चलिए, इस बारी कोई अड़चन ना आए और हमें अच्छे से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हो जाए। दादी माँ के पास ही बैठी सुमित्रा जी दादी माँ से बोलती हैं। तो फिर माँ और दादी माँ, आप दोनों जाने की तैयारी कीजिए। डिनर करते हुए आरोही बोलती है। एक हफ्ते बाद काठमांडू, नेपाल। पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ था। स्टेज पर वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनके सहयोग से अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, बैठे हुए थे। बारी बारी से उनके किए गए कामों के साथ साथ वैश्विक भलाई की और शांति की बात भी की जा रही थी। कई लोगों को उनके द्वारा किए गए मेरिटोरियस वर्क के लिए दुनिया भर से आए हुए नामी और बड़े बिजनेसमैन के हाथ से अवार्ड दिया जा चुका था। दादी माँ सुमित्रा जी, अदिरा, आरोही बस अभी अभी वहाँ पहुँचे थे। उन्हें पहुँचने में देर हो गई थी। जैसे ही वह लोग अपनी सीट पर आकर बैठते हैं, तभी आरोही का नाम अनाउंस किया जाता है। आरोही अपनी जगह से उठकर स्टेज की तरफ बढ़ती है। स्टेज पर पहुँचते ही ऑडियंस की तरफ अपना फेस कर अपने दोनों हाथ जोड़ सबको नमस्कार करती है। तभी एएस इंडस्ट्री के ऑनर मिस्टर एएस को अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। आरोही के चेहरे पर इस समय बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। तभी उसकी बगल में उसको अवार्ड देने के लिए मिस्टर यस आकर खड़े होते हैं। आरोही मुड़कर उनकी तरफ देखती है और जैसे ही वह उस इंसान को देखती है, आरोही के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। आरोही की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपने दोनों हाथों को अवार्ड पकड़ने के लिए उठा भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वह एकटक अपने सामने खड़े हुए इंसान को देख रही थी। उसके सामने खड़े इंसान के चेहरे पर भी हैरानी कम नहीं थी, लेकिन वह इंसान इस वक्त खुद को संभाले हुए था।
और अपने चेहरे पर आए हुए हैरानी के भाव को तुरंत छुपा लेता है और फिर से अपने चेहरे को इमोशनलेस बना आरोही की तरफ देखने लगता है। कुछ देर तक जब आरोही अपने हाथ अवार्ड लेने के लिए नहीं उठाती है तो वह इंसान जबरदस्ती आरोही का हाथ पकड़ उसके हाथ में अवार्ड थमा देता है। आरोही की हालत ऐसी थी कि वह अपने हाथ में पकड़े हुए अवार्ड को संभाल नहीं पा रही थी। उससे कुछ दूरी पर खड़ी लड़की जो अपने हाथ में अवार्ड लेकर आई थी, आरोही की खराब सिचुएशन को समझते हुए जल्दी से उसके पास आती है और उसे कंधे से पकड़ती है। मैम, आप ठीक हैं? वह लड़की आरोही से बोलती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।